बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सेनेट के इलेक्शंस के रिजल्ट्स। सेनेट इलेक्शन इस साल की शुरुआत से 2021 की शुरुआत से ही हम सेनेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ बात कर रहे हैं, उससे मुंसलिक जितनी वीडियोस हैं, जितने स्टेटमेंट्स हैं, जितनी बातें हैं, जितनी आरा हैं, वो हमारे आपके सामने आ रही हैं और हम कोशिश करते हैं कि कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से उसको उजागर करें। आज हम बात करेंगे इन इलेक्शंस के रिजल्ट की ओवरऑल, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही थी वो जरदारी साहब की हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी की जीत, उसके अलावा पीटीआई की कहाँ कमजोरियां रहीं, क्या क्या गलतियां हुई, किसने किसको वोट कास्ट करना था, इमरान खान साहब को कहाँ स्टैंप लगाना था जहां उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और उनका वोट काउंट नहीं हुआ। इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग जिनको शायद सिर्फ 160 वोट मिलने थे लेकिन उनको 9 वोट ऊपर मिल गए। इसके अलावा भी सेनेट इलेक्शंस तो हो गए हैं, अब चेयरमैन कौन होगा, पीडीएम का इसमें क्या रोल होगा या इसके बाद क्या रोल होगा, मुल्क की भागदौड़ आखिर किसके हाथों में जाएगी, किस तरह हम आगे आने वाले दिनों को असेस कर सकते हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। जी ख़वातीन व हज़रात, सेनेट इलेक्शंस और उसके रिजल्ट्स पर बात करने के लिए हमारे मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अजीम साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके बारे में पहले से ही बड़ी पेशगोइयाँ की जा रही थी और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जब भी बात होती थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम पेश था। काफ़ी अच्छे वोट उनको मिले। एक जो कहा जा रहा था कि शायद 160 मिलेंगे, 9 वोट एक्स्ट्रा हो गए उनके लिए। ये ओवरऑल जो रिजल्ट आया है खुसूसी तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, इसको आप किस तरह देखते हैं? मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को 1985 से जानता हूँ जी। और उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे और इनका मुकाबला हुआ था फ़खर इमाम साहब के साथ। वो उस वक्त मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में, ज़ियाउल हक साहब के साथ, और लोकल बॉडीज के ही मिनिस्टर थे। लेकिन यूसुफ रज़ा वो जीत गए थे और जीतने में जो उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की थी वैसी हिकमत अमली अब भी नजर आ रही है कि उन्होंने वैसी इख्तियार की। पीपल्स पार्टी के पहले उम्मीदवार ये नहीं थे, इन पर रिजर्वेशंस थी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को, लेकिन जब ये तय पा गया कि इन्हीं को लाया जाए और इसीलिए इनको लाया गया कि इनके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और चूंकि ये एक बहुत पुराने सियासी खानवादे के रुकन हैं, इनकी रिश्तेदारियां भी तमाम सियासी घरों में मौजूद हैं, उस वजह से इनके लिए आसान था कि ये इलेक्शन लड़ते और लोग इनको खामोशी के साथ वोट दे देते। मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ रज़ा ने पैसे दे के वोट लिए हैं। यूसुफ रज़ा ने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे वोट लिए। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग थे उस वक्त की अपोजिशन के साथ भी और हुकूमत के लोगों के साथ तो होता ही है प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग। तो लोगों ने उनको रिवार्ड किया अपने ताल्लुकात के हवाले से और उन कामों के हवाले से जो उस वक्त के लोगों का वो करते कराते रहे। मेरे नजदीक तो ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। जो हफीज शेख साहब है, पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई भी है उस पे हफीज शेख साहब की गुंजाइश नहीं थी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की और लड़वाने की। चाहिए था उन्हें उनके सिंध सूबा से ही लड़वा लिया जाता, लेकिन फैसल वाडा को शायद यहाँ भी वोट ना मिलते, वो इससे ज्यादा बुरे तरीके से हारते। पीटीआई के लिए ये मुश्किल था कि वो फैसल वाडा को रखें या हफीज शेख को रखें। मेरा ख्याल है दोनों ही जाएंगे। ओके, अच्छा, ये मैं दोबारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से एक बात आपसे और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि जिस दौर से आप उनको जानते हैं आपको अंदाज़ा था उनकी हिकमत अमली का, तो उनकी हिकमत अमली उनकी पीआर है या कुछ और? जी पीआर है, सिर्फ पीआर है, सिर्फ पीआर है। जी पीआर है। इसमें जो सियासी खानदान है पाकिस्तान के, ये उनमें से पुराने घरों में से एक घर है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने उनको वोट दिया, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने क्यों वोट दिया। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, ये रिजल्ट इसी तरह था। और मैं इस बात को भी तस्लीम नहीं करता जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 20 वोट ज्यादा और मिल सकते थे। नहीं,
इतने की मिल सकते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से एक खुश आइंद स्टेटमेंट आया है सिंध के हवाले से। वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी, जो उनका एक बड़ा फेमस जुमला है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और जब रिजल्ट यहाँ सिंध के देखे जाएं और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से देखे जाएं, तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और समझते हैं कि जी बड़ी शफाफियत के साथ ये इलेक्शंस हुए हैं। लेकिन वहीं केपीके के रिजल्ट्स के हवाले से उनके तासुरात कुछ अलग हैं। देखें, ये सूबों पर डिपेंड कर रहा होता है और सूबों की लीडरशिप पर डिपेंड कर रहा होता है, उन उम्मीदवारों पर डिपेंड कर रहा होता है जो पैराशूट के जरिए नीचे आते हैं। जिस शख्स को टिकट दी जाए, टिकट वापस ले ली जाए और वो दोबारा बन जाए और टिकट पे बन जाए, और टिकट पे ना भी बने तो कम से कम उसकी हमायत की जा रही हो। मैं बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने ये दे रहा हूँ, कादिर की। अगर इस तरह लोग आएंगे और पहले भी आते रहे हैं तो यकीनन ये तो हुकूमतों के सोचने की बात है कि वो किस तरह के लोगों को आगे लेकर आते हैं। और अगर जिस वक्त एमपीओ को एमपीए लाए जा रहे होते हैं उस वक्त ये फैसला कर लिया जाए कि हम ईमानदार लोगों को लेकर आए, सियासी बसीरत वाले लोगों को लेकर आए, आइडियोलॉजी पर बिलीव करने वाले लोगों को लेकर आए, तो वो पैसे नहीं लेंगे। इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जमात इस्लामी के कभी किसी शख्स ने कोई पैसे नहीं लिए, और इस दफा जिन जगहों से उन्होंने एब्सटेन किया, वहां से उन्होंने एब्सटेन किया, वो भी पैसे वोट दे सकते थे, लेकिन वो ये काम नहीं करते। जी हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए, जी हुकूमत की बात भी करेंगे यहाँ पर अजीम चौधरी साहब के। हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 वोट दरकार थे। आपको लगता है कि हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत भी खो बैठी है? देखिए, ये एक बहुत टेक्निकल सी बात है। ये जो कल इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती थी, किसी भी मेंबर पर लग ही नहीं सकती। पार्टी का जो भी फैसला हो, इस पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं है। डिफेक्शन जिन जगहों पे लगती है उनमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें बजट है, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है, ये चीजें हैं जिन पर डिफेक्शन लगती है। सेनेट के इलेक्शन पे नहीं लग सकती है किसी भी सूरत में। और सूरत ये है कि ये जो इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की हुकूमत बात कर रही है, ये बेमायनी सी बात है, बिल्कुल बेमायनी बात है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई हैसियत नहीं होगी। और वॉइस वोट उस वक्त होता है जिस वक्त असेंबली के मेंबर ना भी पूरे हों तो वॉइस वोट कर लिया जाता है। और वॉइस वोट की अहमियत जो है वो कानून में उस वक्त तो मौजूद है जिस वक्त असेंबली का आम इजलास हो और किसी आम चीज पर बहस हो रही हो और उसको चैलेंज ना किया जाए। लेकिन ये वो जो प्रेसिडेंट की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है वो मुख्तलिफ है। ये सियासी स्कोर बराबर करने के लिए और हुकूमत को जो हजीमत हुई है उससे बचने के लिए वो एक सियासी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, बेसूर होगी। तो इमरान खान साहब का ये फैसला आपको लगता है कि कुछ अहमियत नहीं रखता? इमरान साहब का ये फैसला उनको कोई तकवीयत नहीं देगा, उनके लिए नुकसान। सही। ओवरऑल अब पीटीआई की जो सिचुएशन है सेनेट के इलेक्शंस के बाद, इसको आप किस तरह समझते हैं? इसमें आगे जैसे आपने कहा कि वजीर आजम की जो सोच है या उनका जो फैसला है वो खास अहमियत नहीं रखता, तो फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पीटीआई ने जो काम पिछले एक हफ्ते में करना शुरू किया, उसकी क़यादत ने ये काम साल पहले 2 साल पहले ही कर लेते। लोगों के साथ मुलाकात करते, लोगों के मामलात को सुनते, एमएनएस को अहमियत देते। अगर आप अपने एमएनएस को अहमियत नहीं देंगे, एमपीएस को अहमियत नहीं देंगे, तो वो आपके साथ उस तरह खुशगवार ताल्लुकात के साथ नहीं रहेंगे जिस तरह शुरू में ही होते हैं। और टिकट के वक्त पर या इंतखाब के वक्त पर जो ताल्लुकात होते हैं उनको बरकरार रखना पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है। और उसका तरीकाकार ये है कि प्राइम मिनिस्टर असेंबली में मौजूद हो, मेंबरों को एक्सेस दिया जाए, मेंबरों की बात सुनी जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। उनके छोटे मोटे काम होते हैं वो कर दिए जाए। वो लोगों के काम भी लेकर आते हैं, यकीनन जाती काम भी कोई ना कोई लेके जाते होंगे, लेकिन अगर लोगों को अकोमोडेट किया जाए तो वो भी आंख की वो जो हया है वो बरकरार रहती है। और अगर लोगों को डांटा जाए, उनकी बातें सुनी जाए और एमएनएस के काम जो है, एमएनएस के हलकों के काम वजीर करने की सलाहियत ही ना रखते हो, हुकूमत की रीति मौजूद ना हो, तो फिर मामला इसी तरह होते हैं जिस तरह कल हमने देख लिए। और पीटीआई में बगावत की जो बू आ रही है वो भी शायद इसी का ही एक पहलू है या इसी का ही एक तसलसल है, जैसे आपने फरमाया।
नहीं, मैं इसको बगावत नहीं समझ रहा। इसको बगावत नहीं कहेंगे, लेकिन बगावत की बहुत सी ऐसी कैंपेन्स, बगावत कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए या अगेंस्ट स्टेटमेंट कह लीजिए, ऐसी बहुत सी फुटेजेस आई सोशल मीडिया पे, ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसमें ऐसा महसूस हुआ कि पीटीआई के अंदर अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और फिर जिस तरह अब रिजल्ट आ गए उससे लगता है कि हाँ जी बगावत हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक घर में अगर 4 लोग रहते हो तो जरूरी नहीं चारों एक ही तरह सोचते हो। बाप बेटा, माँ बेटी एक तरह नहीं सोच सकते, मियाँ बीवी एक तरह नहीं सोचते, इख्तलाफ होता है चीजों पर। इसका मतलब ये नहीं होता कि बगावत हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग मौजूद होते हैं, उनकी अपनी अपनी राय होती है, वो अपनी राय का इजहार करते हैं, और अपनी राय का इजहार करते हुए अगर उसको इख्तलाफ कह दिया जाए तो वो इख्तलाफ तो ठीक है, लेकिन बगावत नहीं वो होती। जब फैसला हो जाए और फैसले पर अमल किया जाए तो फिर तो बिल्कुल बगावत नहीं होती। इख्तलाफ राय जरूर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त बगावत फूट पड़ेगी अंदर से और लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और वो इमरान खान को बुरा भला पब्लिकली कहना शुरू कर देंगे। जिन 2-3-4 लोगों ने ये बात की, उनके मामला आप देख लीजिएगा, खुल के सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जाती मफादात को जख्म पहुंची होगी या जाती मफादात को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इमरान खान साहब को कमजोर हुकूमत चलानी चाहिए या नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए? इमरान खान को चाहिए कि वो 5 साल पूरे करे। अभी जो नताइज आए हैं इनके साथ ही इसी तरह ही इसी फैसले को एक्सेप्ट करते हुए मीर जफरुल्लाह खान जमाली को 172 वोट मिले थे, वो अपनी हुकूमत को लेके चल रहे थे। उस असेंबली ने अपनी मियाद पूरी की थी, इस असेंबली को भी अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए। और अगर इमरान खान जो है वो माइनॉरिटी हुकूमत भी चला सकते हैं, अगर वो चलाएं तो चल सकती है, लेकिन उसके लिए उनको अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए अपनी उन पार्टियों के साथ जिनके साथ उनका इख्तलाफ भी है या जिनके साथ उनके मामला तय हुए हैं। ना उनके मुखालिफिन उनसे खुश है, ना उनके दोस्त उनसे खुश है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये कहा जाता है कि सेनेट इलेक्शन से हुकूमत को एक धचका तो लग चुका है, मजीद क्या धचके लगने की उम्मीद है? ये मुमकिन है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, और अगर वो हो गया तो फिर हुकूमत के लिए धचके ही धचके होंगे। फिर हुकूमत की कश्ती जो है वो डूबती नजर आएगी, फिर कोई सूरत नहीं होगी कि वो बच सके। सही, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपके वक्त का और तमाम इस एनालिसिस का। शुक्रिया जी। ख़वातीनो हज़रात, अब बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुज़म्मिल साहब, आपने ओवरऑल सेनेट के इलेक्शंस, इसका रिजल्ट, इस पे तज्जिया, तमाम चीज़ें आपके सामने। एक बात बताइए, पीडीएम चाहती थी कि इलेक्शन से बायकॉट किया जाए, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो और फिर सेनेट इलेक्शन, लेकिन उसमें जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। सो जरदारी साहब की ये सियासी सूझबूझ है या इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है? मिक्सचर है, आप समझे। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ऑन बोर्ड थे और जरदारी साहब के पास चूंकि पीएमएलएन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थी और पीएमएलएफ जेयूआई भी एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थी, और मैं समझता हूँ कि दोस्तों ने जरदारी साहब को कायल किया कि आप सिस्टम में रहें और सिस्टम से आपको फ्रूट्स मिलेंगे, और जरदारी साहब ने आगे फिर सबको कायल किया। लेकिन किया तो फिर पीडीएम ने मुश्तरका फैसला ही ना, इस पॉइंट पर पीडीएम टूटी तो नहीं। अगर मुस्लिम लीग नून शुरू में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी तो फिर उन्हें कायल किया गया, तो फिर डस्का और वजीराबाद और नौशहरा के फवायद तो मुस्लिम लीग नून को मिले हैं ना, और रिवाइवल तो मुस्लिम लीग नून का हुआ है। जेयूआई फे को अभी तक फ्रूट्स नहीं मिले हैं और उनकी जो कुरब वाली सीट है वो भी उनसे गई है। लेकिन मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता फजलुर रहमान साहब भी कल से मुझे ऑन बोर्ड नजर आ रहे हैं और बदले बदले से अंदाज उनके भी लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ ये सिस्टम में रहकर आपको जो फ्रूट्स मिल सकते हैं उसकी तरफ जो कायल किया गया है उस पर सब कायल हो रहे हैं। एक बात बताइए मुज़म्मिल साहब, ये बड़ा इस पे भी कहा जाता है, सोचा जाता है कि जितना ऑपोजिशन इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग
आपस में या एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनता है और जितना अच्छा फैसला करता है उतना हुकूमती इत्तेहाद नहीं कर पाता। ये आज भी है, ये इससे पहले भी है। जब ऑपोजिशन करनी होती है उनका इत्तेहाद जो कायम होता है वो बड़ा ही स्ट्रेंथफुल होता है। नहीं, मेरा ख्याल है हुकूमती इत्तेहाद भी बहुत मजबूत रहे हैं माजी में, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान का अपना पर्सनैलिटी कल्ट ऐसा है, वो डायलॉग के आदमी नहीं है, वो इख्तलाफ राय सुनने वाले आदमी नहीं है। वो डायलॉग के आदमी नहीं है आपके ख्याल में? डायलॉग तो वो बड़ा करते हैं, लोगों को लगता है बड़ा डायलॉग कर रहे हैं। नहीं, वो इम्पोज करते हैं अपने आप को, डायलॉग नहीं करते। वो अपनी बात को इम्पोज करते हैं, अपने नैरेटिव को एक ताकत के साथ उसका गलबा चाहते हैं। दूसरे का मौक़िफ़ सुनने का हौसला उनमें कम है, इसीलिए हम उन्हें पार्लियामेंट में कम देखते हैं। वरना जिन वज़राए आज़म में अपोजिशन का मौक़िफ़ सुनने का हौसला है, वो तो बैठ के 6-6 घंटे अपने खिलाफ तकरीरें सुनते हैं और फिर उठकर थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। तो इमरान खान साहब में डायलॉग की कमी है। वो डायलॉग की कमी हमने देखी कि वो चौधरियों के साथ उनके मरासम में भी हमें डायलॉग की कमी नज़र आई है। वो MKM के साथ उनके मरासम में भी डायलॉग की कमी नज़र आई है। JDA के साथ भी उनके ताल्लुकात में हमें डायलॉग की कमी नज़र आई है। कुछ एक ये जो है ना, इमरान खान साहब ने ये इत्तेहाद खुद नहीं बनाए हुए। असल में जिस चीज़ आपने खुद ना बनाई हो उसकी कीमत और अहमियत और उसकी लागत का अंदाज़ा भी आपको नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे वालिदैन की गाड़ियाँ पे स्क्रैचेस मारते और उन्हें मिसयूज़ करते नज़र आते हैं और उन्हें उन गाड़ियों की कीमतों और उनकी वो कैसे खरीदी गई हैं उस अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। तो इमरान खान साहब को भी इस इत्तेहाद, क्योंकि बना बनाया मिल गया ना, बनाया तो नहीं। अगर उन्हें बहादुराबाद जाकर MKM को कायल करना पड़ जाए एक दिन और 6 घंटे उनसे गुफ्तगू करनी पड़ जाए और पॉलिटिकल डील करनी पड़ जाए तो आटे दाल का भाव पता लग जाए। लेकिन अगर किसी ने मैनेज करके आपको दे दिया है तो फिर आपको क्या कीमत का अंदाजा। मुज़म्मिल साहब, तो एक बात बताइए, ये जो उनका मिजाज है, जैसे आपने फरमाया जब अपने आप को इम्पोज करते हैं, डायलॉग की कमी है या जितनी भी और चीज़ें आपने गिनवाई, क्या ये उन्हीं का मिजाज है या उनके अंदर ये तकवीयत या कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है? नहीं, ये मिजाज उनका शुरू से ही, इसीलिए तो 22 साल नाकाम रहे ना। मेरा मतलब है 22 साल, अब वो कहते हैं मैंने जद्दोजहद की, असल में तो 22 साल नाकामी की एक तारीख है ना। ये एक सीट से आगे पार्टी बढ़ ही ना सकी। बढ़ी तो तब जब जनरल शुजा पाशा ने की नजर करम पड़ गई और उन्होंने उंगली पकड़ ली, वरना उससे पहले वो अपने बलबूते पर तो एक सीट से आगे, और वो सीट भी मांगे तांगे की जैसे मिलती थी, उससे आगे वो ना बढ़ सके। एक आदमी 22 साल में अपनी जमात का कोई वोट बैंक नहीं बना सका था और फिर उसने उसको किराए पे दे दिया एस्टेब्लिशमेंट को। यही दास्तान। मुज़म्मिल साहब, PDM को इन नताइज से बहुत तकवीयत मिली है, तो आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च में अब दमादम मस्त कलंदर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च मुल्क के मुफाद में नहीं। सही। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इकोनॉमिकली जहाँ खड़ा है, हम किसी टर्मोइल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और शायद इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान के दिफा के ज़ामन इदारों को है कि अंदरूनी तौर पे हम किसी भी टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने टर्मोइल को दूर करने के लिए खुद की न्यूट्रलिटी और ये सब कुछ किया है कि मुल्क के अंदर मुल्क किसी अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो और सियासी इकाइयों को निज़ाम के अंदर रखा जाए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को भी अब दीवार से सर नहीं पीटना चाहिए, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना चाहिए, अपोजिशन को यजीदी कुव्वतें नहीं कहना चाहिए, उन्हें मुसलमान मानना चाहिए और उनको मुसलमान मानते हुए उनके साथ बैठकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। सेनेट में हमने देखा कि अपोजिशन इत्तेहाद को बरतरी हासिल है। अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में आपकी क्या पेशगोई है? यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट में। ये बात बिल्कुल कंफर्म है? हाँ। ये आपकी असेसमेंट है?
ये आपकी असेसमेंट है या ऐसा ही होने वाला है, या हर किसी की यही सोच है, या इसका कोई और ऐसी जस्टिफिकेशन है? क्योंकि गिलानी साहब भी अगर देखा जाए तो उन पर भी काफ़ी सारे उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके कामों के हवाले से ऐसी चीज़ें थीं जिसमें उनकी पार्टी कहती थी कि जी जो जिनके खिलाफ मुकदमात होंगे, जो इस तरह के मसाइल में घिरे हुए होंगे, उनको सेनेट इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हिस्सा क्या बने, वो तो जीत गए और आज आप कह रहे हैं कि वो चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं। देखिए, मैंने तो जिंदगी में ये सीखा है कि मोहब्बत में आधे रास्ते से वापसी नहीं होती। ठीक है ना जी। तो मुझे नहीं लगता अगर यूसुफ रजा गिलानी की जीत हुई है तो वो जीत इसलिए तो नहीं हुई कि उन्होंने आम सेनेटर के तौर पे रहना है। जी। तो मेरा ख्याल है कि उनके चेयरमैन सेनेट के रास्ते में रुकावटें नहीं हायल की जाएंगी, जैसे उनके सेनेटर बनने के रास्ते में रुकावटें नहीं हायल की गई। हुकूमत तो सेनेट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी काफ़ी उदास महसूस होती है, तो जब अगर गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए तो क्या होगा हुकूमत का? इमरान खान के लिए मुश्किल होता जाएगा दिन ब दिन, और उनके लिए देखें जितने 2.5 साल ऑपोजिशन के लिए मुश्किल रहे वो इमरान खान का हनीमून था। उन्होंने जिसको चाहा बंद किया, जिसको चाहा खोला, जिसकी चाहा ज़बान बंदी कराई, जिसको चाहा जो चाहा किया। मतलब मुझे अब भी वाशिंगटन में उनकी तकरीर याद है जिसमें उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी रोज़ कहते थे मुझे पकड़ लो, तो फिर हमने पकड़ लिया। ठीक है ना, तो बात ठीक है। तो मैं चाहा तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, चाहे तो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए। तो मैं समझता हूँ कि हनीमून का भी एक पीरियड होता है ना, उसके बाद तो फिर बहू को काम करना पड़ता है और अपनी परफॉर्मेंस पे जिंदा रहना पड़ता है और ससुराल से बना के रखनी पड़ती है। जी। तो खान साहब का हनीमून खत्म हो गया, अब उन्हें या तो काम करना पड़ेगा ससुराल में या लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप अनपॉपुलर भी हों और आप अथॉरिटेटिव भी हों, ऐसा तो आमर भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, जो आमरीत के जोर पे पाकिस्तान में इक़्तिदार में आते रहे हैं, वो भी ये कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम इतने अनपॉपुलर ना हो जाएं कि लोग हमारी पॉपुलैरिटी पर सवाल उठाने लगें, जैसे भी वो मैनेज करते थे। मुज़म्मिल साहब, लेकिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इन हाउस तो जो भी है हमारे आपके सामने है, इंटरनेशनली तो काफ़ी अक्लेम्ड है वो, और फिर जिस तरह की बातें उन्होंने आते ही कहीं, उससे कौम को लगा कि हमारे इर्द गिर्द वाकई कुछ ऐसा हिसार था जिसका बदला अब हमें लेना है। तो ये बदले की मुहिम चलती रही, लेकिन क्या हुकूमत का सिर्फ यही काम है कि वो पिछली दौलत को, लुटाए हुए पैसे को वापस लाए, या फिर इसके अलावा भी उनका कोई ऐसा काम है, या मौजूदा हुकूमत का कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे कौम को एहसास हो कि ये हुकूमत हमारी ओनरशिप ले रही है? देखें, आपने कहा इमरान खान साहब के इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत ताल्लुकात हैं। जो बाइडेन ने आकर दुनिया के तमाम सरबराह मुमलिकत से बात की है सिवाय इमरान खान के। इंग्लैंड वो कहते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, और 2.5 साल हो गए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने, आज तक उनको ब्रिटेन के दौरे की दावत तो नहीं मिली है, और वो आज तक सरकारी तौर पे वज़ीर आज़म बन के ब्रिटेन ने तो उन्हें खैर मकदम नहीं किया है कि ये तो हमारे पास रहता था। बाकी भी मेरा मतलब है कि वो कहते थे इंडिया में मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी है, और जो इंडिया के साथ हमारे हालात रहे हैं जी। और हम जो कुछ फेस किया है वो भी हमें उनकी इंडिया में लॉबिंग भी नज़र आ गई है। चाइना ने भी उन्हें जो कोल्ड शोल्डर दिया है, टर्की ने जो दिया, और फिर जो अरबों ने कोल्ड शोल्डर दिया है, जिस तरह मिसमैनेज उन्होंने अरबों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किए हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमें उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के शाहकार तो हमारे सामने हैं। और हमें नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब इतने आइसोलेटेड हैं कि पिछले 1 साल में उन्हें श्रीलंका के अलावा ना किसी ने बुलाया, ना कोई उनसे बात करने के लिए तैयार है। अब रह गई पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी की बात, जो आप कह रहे हैं, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी तो देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से होती है। कोई उन्होंने भूटान या इंग्लैंड में जाके इलेक्शन तो नहीं लड़ना कि हम कहें कि जी इंग्लैंड में बतौर कैरेक्टर उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। हम तो देखेंगे कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट में उनकी क्या पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। हम तो ये देखेंगे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्हें कैसे वेलकम करती है। हम तो देखेंगे कि उन्होंने मेरा मतलब यूएई में क्रिकेट खेली है, तो शारजा में खेली है, तो यूएई की गवर्नमेंट इमरान खान को कैसे वेलकम करती है। वो सब तो हमारे सामने है। रिजल्ट 0 है, किसी सरबराह मुमलिकत के साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं नजर आए हमें।
और कोई डिप्लोमेसी में उनके कोई एक यूएन की तकरीर जो वो करते हैं, कहते हैं कि मैंने बड़ी शाहकार तकरीर की थी, उसके अलावा तो उनके पास इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ बेचने के लिए नहीं। अब जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर के आप बात कर रही हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती जाएगी, वैसे वैसे नताइज आपके सामने आते जाएंगे। 2018 में भी आरटीएस ना बंद होता तो इमरान खान इक़्तिदार में आ सकते थे। ये बदला बदला इलेक्शन कमीशन बता नहीं रहा सारी कहानी। जी मुज़म्मिल साहब, बहुत सी और ब्रांचेस यहाँ से गुफ्तगू की निकलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये सेशन क्लोज हो रहा है। मगर मैं उम्मीद करूँगी कि हम नेक्स्ट टाइम भी आपको ऑन बोर्ड लें और ये जो बदले बदले हालात हैं या इसमें से जितनी और बातें निकलती हैं ये भी आपकी ज़बानी सुने, क्योंकि उसमें लुत्फ़ भी आ रहा है और इंफॉर्मेशन भी आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी ख़वातीन हज़रात, अज़ीम चौधरी साहब से और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से हमने बात की। उन्होंने तमाम मामला तमाम तरीके से डिफरेंट एंगल से सेनेट इलेक्शन के रिज़ल्ट को आपके सामने रखा। हम इस दुआ पे आज के इस सेशन को क्लोज़ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और जितने सेनेट इलेक्शंस के रिएक्शंस या एक्शंस आएंगे, आगे चेयरमैन सेनेट कौन मुंतखब होंगे या कौन हो सकते हैं, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ तो आपको आज के शो से पता चला है। कड़ियाँ और मिलाएंगे, आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिस प्रोग्राम वाज ब्रॉट टू यू बाय आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद कार पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स, फ्रंटलाइन मार्केटिंग